नमस्कार, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और हम लोग फूड इंस्पेक्टर के पेपर में आपके जो अधिनियम से सेक्शन जो प्रश्न पूछे जाएंगे हम उसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। तो ये जो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 है उसके साथ साथ हम लोग सभी अधिनियम को एक एक करके देखेंगे। 2013 के भी अधिनियम को देखेंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को भी देखेंगे और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी देखेंगे। तो सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। तो ये खाद्य सुरक्षा का प्रावधान जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्यों प्रोवाइड करता है? हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसका प्रावधान किया गया है? डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। और इस डीपीएसपी में यह कहता है कि आपके आर्टिकल 47 में कि राज्य जो है यहाँ के जो गरीब निवासी है या जो भूख से पीड़ित है उसको पोषाहार सहायता जो है आर्टिकल 47 में पोषाहार सहायता ये उपलब्ध कराने का प्रावधान करेगा। तो राज्य के संसाधन के ऊपर निर्भर करता है और राज्य के पास में अगर संसाधन आता है तो डीपीएसपी के जितने भी प्रावधान हैं एक एक करके धीरे धीरे करके उसको लागू करते रहते हैं। और समय समय पर इस विषय पर कानून जो है राज्य की ओर से बनाया जाता है। तो राज्य की ओर से मतलब आपकी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो इसी पोषाहार सहायता को लेकर के भारत सरकार ने भी कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी कानून बनाया है। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को। तो ये हमारे सामने आपके छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, ये राजपत्र में प्रकाशित है। तो उस राजपत्र में प्रकाशन के जो पीडीएफ है उसको आपके सामने रखा हूँ और इस पीडीएफ को ही हम लोग पूरी तरह से डिटेल स्टडी करेंगे। हर एक प्रावधान को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक है, पूरा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते चलूँगा सब चीज़ों को। और यहाँ पर आपके अधिनियम है तो अधिनियम के लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा टफ होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस अधिनियम को ईजी वे में समझने का। तो चलिए देखते हैं आपके छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। तो ये जो है राजपत्र में प्रकाशन जो है वो 18 जनवरी कब हुआ है? 18 जनवरी 2013 को ये छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर। तो 18 जनवरी 2013 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ और उस दिन से ये प्रभाव में आया हुआ है। ये उस समय के राज्यपाल के नाम से जो अतिरिक्त सचिव थे KL चरियाणी जी, उसने जो है इस पर सिग्नेचर किया था राज्यपाल के नाम से और तब से ये प्रकाशन हुआ है, तब से ये अस्तित्व में आया है। तो आगे हम चल कर देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विषय सूची के बारे में। तो विषय सूची में क्या क्या चीज़ें बताई गई है ये एक बार हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं। पूरा डिटेल तो हम आगे चल करके देखेंगे। तो सबसे पहले है आपके अध्याय 1 में बताया गया है प्रारंभिक। तो अध्याय 1 के धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ, ये पढ़ते हैं हम लोग। और आपके धारा 2 में है पूरा डेफिनेशन दिया रहता है, परिभाषा दिया रहता है कि इस प्रावधान के अंतर्गत ये जो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें क्या क्या जो शब्दावली आएगा उसका क्या क्या मीनिंग होगा। वैसे तो जितने भी अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे तो वो अधिनियम का पहला जो पार्ट होता है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ होता है और दूसरा धारा जो होता है वो होता है परिभाषा का। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि जब कभी भी अधिनियम आप लोग पढ़ोगे, कोई भी अधिनियम हो, अभी आपके और महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हो रहा है तो उसमें भी आपके बहुत सारे अधिनियम जो है पूछे जा रहे हैं। तो उस अधिनियम में भी आपके धारा 2 में आपकी परिभाषा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे। अध्याय 2। तो अध्याय 2 में खाद्य सुरक्षा के प्रावधान जो है वो क्या क्या किए गए हैं वो बताया गया है। तो धारा 3 में है
अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार और सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, ये है। तो ये पूरा हम लोग जब पढ़ेंगे अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, सामान्य परिवार कौन होते हैं, उसको कितना अनाज मिलता है, कितने रुपए में मिलता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा के, है ना जी, इसके जो एनुअल रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट के जो एनुअल रिपोर्ट है, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पूरा तरह से पता चल जाएगा कि इन लोगों को, अंत्योदय परिवार के लोगों को, प्राथमिकता परिवार के लोगों को और उसके बाद आपके जो सामान्य परिवार है उसको कितना अनाज मिलता है, ठीक है, चावल, गेहूँ, दाल वगैरह जो भी मिलता है, हम सब पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद धारा 4 है, इम्पॉर्टेंट है, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता, ये राज्य सरकार करते रहती है। धारा 5 जो है बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। धारा 6 में बताया गया है छात्रावासों तथा आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता। और धारा 7 में बताया गया है आपके बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंध करना। ये चीज़ें जो है हमको आपके अध्याय 2 में पढ़ना है। अध्याय 3 में है विशेष समूहों के लिए पात्रता। तो विशेष समूहों के लिए पात्रता कौन कौन सा है, तो ये धारा 8 में बताया ही गया है कि विशेष समूह के लिए पात्रता क्या है। धारा 9 में है अपार तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब कभी भी हमारे सामने कोई भी आपदा उत्पन्न हो जाती है तो राज्य जो है व्यक्तियों को किस प्रकार सहायता करते हैं आपदा के बाद, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद है अध्याय 4। तो अध्याय 4 में बताया गया है भूख की दशा में तत्काल राहत। भूख की दशा में सहायता जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो धारा 10 में बताया गया है कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका। धारा 11 में है भूख की दशा में राहत प्रदान करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि स्थानीय निकाय क्या क्या है, लोकल बॉडीज क्या क्या है। और धारा 12 में है आपके भूख से तत्काल राहत। ये चीज़ें है ना कि स्थानीय निकायों के माध्यम से किस प्रकार से पोषाहार सहायता जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपके अध्याय 5 है। अध्याय 5 में बताया गया है राज्य सरकार की योजनाएं। तो राज्य सरकार की योजना क्या है, पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। ये धारा 13 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके अध्याय 6 है। अध्याय 6 में बताया गया है राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व, कि वित्तीय उत्तरदायित्व जो है राज्य सरकार का किस प्रकार से है, ये बताया गया धारा 4-14 में। राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वित्तीय उत्तरदायित्व जो है राज्य सरकार का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हमको पूरा स्टडी करेंगे इसके बारे में। तब अध्याय 7 है। तो अध्याय 7 में अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार और विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान, ये किस प्रकार से किया जाता है ये भी बताएंगे। तो धारा 15 बताता है परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में मार्गदर्शिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति। ये हम लोग पढ़ेंगे आपके धारा 15 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 15 जो है पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग कि अंत्योदय परिवार है, प्राथमिकता वाले परिवार है, किसके नाम से राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, कैसे जारी किए जाते हैं, कितनी खाद्यान्न मिलता है, ये सब हमको धारा 15 में पढ़ना है। उसके बाद धारा 16 है अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, सामान्य परिवारों की सूची और उसका सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शन जो है वो किस प्रकार से होगा। जब हम लोग एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो अंत्योदय परिवार के जो अंत्योदय परिवार वाले लोग होते हैं उसका जो राशन कार्ड होता है वो कौन से रंग का होता है, प्राथमिकता वालों का कौन सा रंग का होता है, सामान्य वालों का कौन सा रंग का होता है, निःशक्त व्यक्ति लोग होते हैं उसका कौन सा वर्ग होता है, ठीक है। और दूसरा एक अपवर्जित परिवार, कि ऐसे परिवार जो इस छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक। अध्याय 8 जो है वो महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है। तो राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार का मुखिया होना। तो ये आपके छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोनों में प्रावधान है कि राशन कार्ड जो जारी होगा वो परिवार के महिला मुखिया के नाम से ही जारी होगा।
ये स्पष्ट प्रावधान जो है वो बताया गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखे रहना है। आपके अध्याय 9 है स्थानीय निकायों की भूमिका, कि स्थानीय निकाय जो है इस अधिनियम को किस प्रकार से क्रियान्वयन करते हैं, क्या भूमिका होता है, ये हम लोग देखेंगे आपके धारा 18 में। अध्याय 10 शिकायत निवारण प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना है ना, कि आपको जो मिला हुआ पात्रता है उसके अनुसार आपको अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए बाकायदा शिकायत निवारण प्रणाली जो है वो धारा 19 में बताया गया है। और धारा 20 में जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आपके जो खाद्य सुरक्षा का प्रावधान है उसको भी लाया गया है। और उसके बाद है अध्याय 11, तो अध्याय 11 में बताया गया है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हेतु, ठीक है। तो धारा 11 क्या कहता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पूरे भारत देश का नंबर 1 सिस्टम है, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। भारत सरकार भी छत्तीसगढ़ के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको नंबर 1 मानता है और इसको कई बार अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक। तो अध्याय 12 है पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। उसके बाद है धारा 22 में है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संबंधित अभिलेखों का प्रकटन, ठीक। 23 क्या कहता है स्थानीय निकायों द्वारा सामूहिक सामाजिक अंकेक्षण करना, सोशल ऑडिट करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक सोशल ऑडिट नहीं होगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इस प्रावधान के तहत जो भी योजनाएं संचालित है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो निश्चित वर्ग है, लाभ प्राप्त वर्ग है, उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सब चीज़ें हमको इसमें पता चलता है। और धारा 24 जो है वो निगरानी समिति के बारे में बताता है, तो निगरानी समिति में कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर प्रावधान करता है। अध्याय 12, अध्याय 13 है, तो अध्याय 13 में बताया गया है आपका धारा 25 में है अपराध एवं सस्ती, मतलब अपराध करोगे और आपको किस प्रकार से दंड जो है वो इस अधिनियम के तहत दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो धारा 25 बोलता है अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन, ठीक है। उसके बाद है धारा 26 छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखे रहना। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन के लिए दंड, और ये अंतिम अध्याय है। जब कभी भी अंतिम अध्याय में विविध लिखा रहे, मिसलेनियस लिखा रहे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये अंतिम चैप्टर है। तो अंतिम चैप्टर में आपके धारा 27 क्या कहता है, खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन, ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके द्वारा हमको पता चलेगा कि आपके जो गर्भवती माता है, शिशुवती माता है, आपके 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के बच्चे हैं, उसके बाद 6 वर्ष से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, उसको किस प्रकार पोषाहार सहायता जो है अनुसूची 2 के तहत उपलब्ध कराया जाता है, पूरक पोषण आहार जिसे हम लोग कहते हैं। तो धारा 29 क्या कहता है, अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति। धारा 30 कहता है नियम बनाने की शक्ति, और धारा 31 कहता है विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बना रहना। और आज धारा 32 कहता है कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति। धारा 33 है अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व। और धारा 34 है तो अधिनियम किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं है। और यहाँ पर 2 अनुसूची दिया हुआ है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। तो इससे हमको ये जो सिलेबस है इससे हमको क्या पता चलता है, इसके हमको पता चलता है इसका जो इसमें 14 अध्याय है। कितना अध्याय है, 14 अध्याय और 34 धाराएं, ठीक है, और 2 अनुसूची। ये
आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में आपके 14 अध्याय है, 34 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। तो ये तो हो गया एक तरह से प्रारंभिक कि इसमें एक्चुअल में है क्या क्या चीजें। अब हम लोग डिटेल में इन प्रावधानों का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या है, कैसा है। ये हमारे सामने है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 5 सन 2013, ये इंपॉर्टेंट है, क्रमांक 5 सन 2013, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, तो ये जो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 है उसको लाए क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा अनुषंगिक विषय हेतु अधिनियम। तो ये चीजें हैं आपके कि खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करवाना है, अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित करवाना है, सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य और आहार सुरक्षा कराना है और उससे संबंधित और जो भी प्रावधान होंगे उसके लिए ही ये छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लाया गया है। तो कब लाया गया है? 2012 में। तो भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 63वें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधानमंडल के द्वारा ये अधिनियम जो है वो पारित हुआ है। तो इस अधिनियम का जो पहला अध्याय है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में क्या है? धारा 1 में। तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। और दूसरा उसका विस्तार, तो उसका विस्तार जो होगा वो पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। कहाँ होगा? पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में इस अधिनियम का विस्तार होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? प्रारंभ। तो प्रारंभ होने की तिथि मतलब सीधी सी बात यह है कि जहां पर राज्य सरकार जो है राज्य पत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे। ठीक है, राज्य सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे, ठीक है, तभी उसी तारीख से ही यहाँ पर इस अधिनियम के जो प्रावधान है वो लागू समझे जाएंगे। और अन्य जब कभी भी संशोधन होगा इस अधिनियम में, तो जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित करेंगे उसी दिन से ये अधिनियम जो संशोधन अधिनियम जो है वो लागू समझे जाएंगे। तो यहाँ पर कब लागू हुआ है? 18 जनवरी 2013 को। ठीक है, अब धारा दूसरा क्या कहता है? तो धारा दूसरा क्या कहता है? यहाँ पर इसमें परिभाषा दिया हुआ है। तो परिभाषा में हम लोग डेफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आंगनबाड़ी। ठीक है, क्या है? आंगनबाड़ी। तो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत ये आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया था। तो यहाँ पर धारा 4, धारा 5 की उपधारा 1 और धारा 7 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु, ये हम लोग ICDS के धारा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसी की धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर धारा 4 के अंतर्गत, धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत और धारा 7 के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सेवा है, ठीक है, उसके लिए एक बाल देख रेख एवं विकास केंद्र के रूप में आंगनबाड़ी की स्थापना जो है वो किया गया है। अब दूसरा है आपके ख में क्या दिया हुआ है? अंत्योदय परिवार। तो अंत्योदय परिवार हम किसे कहेंगे? तो इसके बारे में हमको पता चलता है धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिए और धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन इस रूप में पहचान किए गए परिवार। तो देखेंगे इसके बारे में पूरे, जब हम धारा 3 में जाएंगे और धारा 15 की उपधारा 5 में हम लोग जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि अंत्योदय परिवार क्या होता है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है आश्रम।
ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई आश्रम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आश्रम क्या है? राज्य सरकार या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। तो आश्रम का मतलब क्या है कि राज्य सरकार या राज्य से सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल को ही हम क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। और यहाँ पर केंद्र सरकार लिखा हुआ है, तो केंद्र सरकार से विपरीत क्या है? भारत सरकार। विपरीत मतलब होता है मीन्स। उसके बाद है केंद्रीय पुल। केंद्रीय पुल से क्या अभिप्रेत है, क्या मीन्स, हमको क्या पता चलता है कि खाद्य सामग्री का भंडार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी वैसे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदी का कार्य जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर समर्थन मूल्य पर 25 रुपये में खरीदा जाता है। तो एक्चुअल में 25 रुपये तो नहीं है, राजीव गांधी किसान सम्मान निधि के तहत बाकी जो अंतरण की राशि जो है किसानों के खाते में 4 किस्तों के माध्यम से पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मोटा, पतला और सरना ऐसे धान जो है ये इसकी ग्रेड जो है वो करके रखा है, उसके लिए अलग अलग समर्थन मूल्य जो है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिसमें आपदा राहत और ऐसी अन्य योजना सम्मिलित है के अधीन आवंटित किए जाने हेतु संधारित। ठीक है, तो केंद्रीय पुल से हमको कहाँ कहाँ आवंटन करना होता है? एक तो भाई आपके राज्य सरकार को देना होता है, भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है। कभी आपदा आ गया तो उसके लिए भी ये केंद्रीय पुल से जो अनाज है वो वह जो हितग्राही है उसके पास पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद है जिलाधीश। तो जिलाधीश से क्या मतलब है? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यह इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम को भी हमको पढ़ना है। तो जिलाधीश से क्या मतलब होता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के खंड क में जो परिभाषित जो जिलाधीश है उसका मतलब यहाँ पर यह होता है। ठीक, अब उसके बाद है 6 निराश्रित व्यक्ति। तो निराश्रित व्यक्ति का मतलब क्या है कि ऐसे पुरुष, स्त्री, बालक जिसके पास खाद्यान्न तथा आहार हेतु अपेक्षित संसाधन नहीं है। पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, जिसके पास में खाद्य तथा आहार हेतु अपेक्षित संसाधन अथवा साधन या सहारा नहीं है और ऐसी स्थिति में उसे जीवित रहने के लिए समर्थ बना सके, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन जीना कठिन या भूख से मरना पड़े। मतलब सीधी सी बात है, उससे कोई सहारा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है उसके पास में, भोजन देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पर, खाना बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? निराश्रित कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है? भूख से पीड़ित होता है, मरने की स्थिति में होता है। आपदा, ठीक है, आपदा का मतलब क्या होता है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इंपॉर्टेंट चीज है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो 2005 के धारा 2 के खंड घ में जैसा परिभाषा आपदा के लिए दिया हुआ है तो उसी का मतलब हम लोग आपदा समझेंगे। और वैसे भी अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, सीजन बोले एक तरह से आपदा ही हमारे लिए, तो एक जैविक महामारी हमारे सामने उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए भी आपके आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत डेफिनेशन दिया हुआ है। जहाँ क्या बोलता है? पात्र परिवार। तो पात्र परिवार का मतलब क्या होता है? अंत्योदय परिवार या प्राथमिक परिवार या सामान्य परिवार, है ना। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपके धारा 15 में, धारा 3 में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद है अपवर्जित परिवार। अपवर्जित परिवार का मतलब क्या होता है कि ऐसे परिवार जिसको इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्जित परिवार कहते हैं। और उसके बाद आता है उचित मूल्य की दुकान। तो उचित मूल्य की दुकान
सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि लक्षित सार्वजनिक प्रदान प्रणाली के माध्यम से या अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी एक आदेश द्वारा आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त दुकान। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अगर राशन दुकान खोलना होता है तो उसको बकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस जारी करने के बाद ही वह व्यक्ति जो है वो उचित मूल्य की दुकान खोल सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आता है आपके खाद्यान्न। तो हम किसे खाद्यान्न कहेंगे? तो खाद्यान्न से का मतलब क्या होता है? चावल, गेहूं या मोटे अनाज। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इसके अन्य सम्मिश्रण जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल हो। ठीक है ना? अगर आपको यहाँ पर आटा भी दे दिया जाता है तो वो भी खाद्यान्न के अंतर्गत आएगा। ठीक, चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इसके अन्य सम्मिश्रण जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद्यान्न कहते हैं। ड क्या कहता है? परिभाषा वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो हमको पेशेंस के साथ में पढ़ना होता है कि हर चीज़ों को, क्योंकि अधिनियम है। अधिनियम को अगर आप सोचोगे समझोगे कि एक बार सरसरी निगाह से पढ़ें और आगे निकल गए तो ये गलत बात है। आपको हर चीज़ का मतलब जो है समझना होगा, थोड़ा सा रुक करके पढ़ना होगा, समझना होगा कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है सामान्य परिवार। तो सामान्य परिवार का मतलब क्या होता है? जो ना तो अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आते हैं और ना ही प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत आते हैं और ना ही अपवर्जित परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य परिवार कहते हैं। दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, आवासहीन व्यक्ति। मतलब सीधा सा मतलब ये होता है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसके पास में घर नहीं है वो कहाँ पर रहेंगे? या तो वो सड़क किनारे रहते हैं, पटरियों पर रहते हैं। आप लोग देखे भी होंगे सड़क किनारे कई लोग जो है, गरीब वर्ग के लोग जो है वो सोए पड़े रहते हैं। पटरी के किनारे जो है वो लोग सोए रहते हैं रात के समय में, ठंड से कांपते रहते हैं। ठंड के दिनों में, गर्मियों के दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ठंड के दिनों में बहुत दिक्कत होता है। बरसात के दिनों में भी इन लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। या ऐसे अन्य स्थानों में या खुले प्रांगण में रहते हैं जिनमें आवासहीनों, भिखारियों के लिए बने आश्रय या ऐसे अन्य स्थलों में निवास करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित है। तो सरकार जो है इन लोगों को रहने के लिए एक तरह से शेड वगैरह जो है बनाए रहते हैं, जहां पर ये लोग रात के समय विश्राम कर सके, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास में हो, बस स्टैंड के पास में या कहीं अन्य जगह पे हो। उसके बाद होता है छात्रावास। एक हम लोगों ने पढ़ा आश्रम, दूसरा है छात्रावास। तो छात्रावास का मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार अथवा शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्रों हेतु संचालित आवासीय सुविधा। ठीक है, राज्य सरकार या शासकीय कोई भी है, शासकीय सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा छात्रों हेतु संचालित आवासीय सुविधा को हम लोग क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं। अब यहाँ पर आता है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब क्या होता है? पंचायत। ठीक है, पंचायत जो है वो 3 स्तरों में है: नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकारी या ऐसे अन्य कोई निकाय, चाहे उसे जिस किसी भी नाम से जाना जाए। ठीक है ना? हम लोग उत्तर पूर्वी के राज्यों में देखते हैं तो वहाँ पर पंचायत का प्रावधान नहीं रहता है, तो वहाँ पर राज्य सरकार जो है जिस नाम से उसको स्थानीय निकाय को जाने वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई कोई विशेष क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको हम लोग किसी और नाम से जाने, तो हम लोग तो पंचायत और नगरीय निकाय के रूप में ही जानते हैं हम लोग, जो संविधान के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है या इस स्थानीय क्षेत्र के अंदर स्वशासन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रशासकीय सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय निकाय कहते हैं। तो स्थानीय निकाय में आपका पंचायत, हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए याद रखे रहना, नगरीय निकाय है, छावनी बोर्ड नहीं है हमारे यहाँ, नगर नियोजन प्राधिकारी जो है, इस प्रकार से अधिकारी हमको देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट आता है भोजन। ठीक है, भोजन जिसको हम लोग खाते हैं वही हमारे लिए भोजन है। तो कल्याणकारी योजनाओं में
गरम पका हुआ, ठीक है, गरम पका हुआ भोजन या तुरंत खाने योग्य भोजन, ये एक इंपॉर्टेंट है, या घर ले जाने हेतु राशन सामग्री। तो गरम पका हुआ भोजन भी है ना, उसको हम तुरंत खा भी सकते हैं, या फिर घर ले जाने के लिए जो राशन सामग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, भोजन के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो इसके लिए बाकायदा सरकार जो है गरीब व्यक्तियों को भरपेट भोजन के लिए 5 रुपए में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों की स्थापना किया हुआ है। मात्र 5 रुपए में मिल जाता है आपको भरपेट भोजन जो है। उसके बाद है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य, जिस पर केंद्रीय पूल अथवा राज्य पूल के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों के द्वारा किसानों से खाद्यान्न खरीदी किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार डिसाइड करता है, और केंद्र सरकार जो है केंद्रीय पूल के लिए, राज्य पूल के लिए, ठीक है, तो राज्य शासन और उसकी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी का कार्य या कोई और अन्य अनाज है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से खरीदी किया जाता है, वो खरीदी किया जाता है। ठीक, गैर अधिसूचित क्षेत्र, ठीक, तो ऐसे क्षेत्र जो अधिसूचित नहीं है। तो आपके लिए यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने शेड्यूल एरिया है। तो शेड्यूल एरिया जो होता है वो भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के अंतर्गत जितने भी शेड्यूल एरिया होते हैं उसको डेफिनेशन किए जाते हैं, परिभाषित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, अधिसूचना। तो अधिसूचना से अभिप्रेत क्या है कि इस अधिनियम के अधीन जारी एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कि आप इस प्रावधान को नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है आपके कल्याणकारी योजनाएं, अन्य कल्याणकारी योजनाएं। तो अन्य कल्याणकारी योजना का मतलब क्या होता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाएं जिसके अंतर्गत खाद्यान्न या भोजन का प्रदाय योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता है। समझ में आया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाएं जिसके अंतर्गत खाद्यान्न या भोजन का प्रदाय योजनाओं के एक भाग के रूप में किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्य कल्याणकारी योजनाएं। और फ में हम लोग को पता चलता है आपका विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह। ठीक है, तो विशेष रूप से कमजोर जो सामाजिक समूह है उसकी परिभाषा जो है आपके धारा 3 में बताया गया है कि कौन कौन इसके अंतर्गत पात्रता है। ठीक है, और धारा 15 की उपधारा के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है कि ये पहचान किए गए जो परिवार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमजोर सामाजिक समूह कहते हैं। निःशक्त व्यक्ति, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, निःशक्त व्यक्ति से क्या मतलब है कि समान अवसर, अधिकारों और संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, ठीक है, तो 1996 में लागू किया गया। तो अधीन निःशक्त के रूप में परिभाषित व्यक्ति है ना। और 2016 में केंद्र सरकार ने एक और अधिनियम लाया था, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। तो हम लोग निःशक्त व्यक्ति को हम लोग अभी क्या कहते हैं, वर्तमान में दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं। तो माँ क्या बोलते हैं, प्राथमिकता वाले परिवार। तो प्राथमिकता वाले परिवार धारा 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कौन जो है वो प्राथमिकता वाले परिवार के अंतर्गत है, और इसका पूरा डिटेल हम लोग जो पढ़ेंगे वो धारा 15 की उपधारा 3 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद है पक्का मकान। तो ऐसा मकान जिसका छत जो है सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है। तो पक्का मकान किसे कहेंगे, ऐसा मकान जिसका छत जो है सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पक्का मकान कहते हैं। वैसे भी भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहा है, और नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना नगरी, एक ग्रामीण और दूसरा नगरी जो है वो चल रहा है। ठीक, उसके बाद है राशन कार्ड। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। राशन कार्ड जो है, जब हम लोग इसकी योजनाओं के बारे में पूरा अलग से स्टडी करेंगे क्योंकि सिलेबस में आपके दिए हुए हैं।
राज्य सरकार की योजनाएं, तो राज्य सरकार की योजनाएं जो है आपके खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग की ओर से कौन कौन सी योजनाएं संचालित करते हैं, उसमें हम लोग राशन कार्डों के बारे में भी पूरा स्टडी करेंगे, तब हमको पता चलेगा। तो राशन कार्ड का मतलब क्या होता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु राज्य सरकार का द्वारा जारी किया गया एक आदेश और प्राधिकार के अधीन जारी किया गया एक दस्तावेज है। ठीक है, जब तक ये आपके पास राशन कार्ड नहीं है तब तक आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो उचित मूल्य की दुकान है वहां पर आपको कोई भी राशन सामग्री प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, राज्य सरकार से अभिप्रेत है। तो राज्य सरकार से अभिप्रेत मतलब होता है छत्तीसगढ़ सरकार। और राज्य पुल से क्या अभिप्रेत है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय पुल से अलग राज्य सरकार द्वारा उपार्जित एवं संधारित खाद्य सामग्रियों का भंडार। तो जाहिर सी बात है राज्य पुल में भी रखे रहते हैं ताकि कोई भी विपत्ति आए तो राज्य के नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करा सके। ठीक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अभिप्रेत क्या है कि उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु वितरित करने हेतु बनाई गई एक प्रणाली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब उसके बाद ये है कि इस योजना पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया है धारा 24 में। तो वो हम देखेंगे आगे चल करके धारा 24 में कौन से कैसे निगरानी समिति का गठन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो ये है आपके परिभाषा अध्याय 1 आपके पूर्ण हुए। यहाँ पर हर जगह आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 18 जनवरी 2013। तो याद रखे रहना, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 जो है वो राजपत्र में 18 जनवरी 2013 को प्रकाशित हुआ और उसी दिन से ये लागू हुआ है। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2। तो अध्याय 2 में है खाद्य सुरक्षा के प्रावधान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 2 में है क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। धारा 3 में अंतर्गत अंत्योदय परिवार, जिसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ते आ रहे हैं। प्राथमिकता वाले परिवार, ठीक है, सामान्य परिवार, ठीक है, अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार तथा सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है। धारा 3 जो है, धारा 3 क्या कह रहा है, अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार तथा सामान्य परिवारों द्वारा, है ना, रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार जो है। तो धारा 14 के प्रावधान के अधीन रहते हुए और धारा 15 की उपधारा 5 के अंतर्गत चिन्हांकित, ठीक है, धारा 15 की उपधारा के अंतर्गत ही जो अंत्योदय परिवार लोग होते हैं, प्राथमिकता वाले परिवार होते हैं, सामान्य परिवार होते हैं, उसको चिन्हांकित किया जाता है। और ये जो चिन्हांकित करते हैं तब ऐसे परिवारों को रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो खाद्य सामग्री जो उपलब्ध जो कराने का प्रावधान है वो अनुसूची 1 में है कि अंत्योदय परिवार को कितना खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे, प्राथमिकता वाले परिवारों को कितना खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे और सामान्य परिवारों को कितना। तो ये हमको कहाँ पता चलता है, अनुसूची 1 में पता चलता है। और दूसरा क्या है कि इस धारा के अधीन उपबंधित पात्राएं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं धारा 4। तो धारा 4 में है गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता। इंपॉर्टेंट है कि गर्भवती महिला है, शिशुवती महिला है, तो उसको किस प्रकार से पोषाहार सहायता जो है किस प्रावधान के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं, धारा 4 के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, धारा 13 एवं धारा 14 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जितने भी गर्भवती महिला है, ठीक है, आपके शिशुवती माता है, तो याद रखे रहना प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशुवती माता को ये खाद्यान्न सहायता या पोषाहार सहायता उपलब्ध नहीं कराते हैं। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या आपके सार्वजनिक उपक्रम या आपकी स्थानीय जो आपके राज्य सरकार के उपक्रम है वहाँ पर अगर कोई नौकरी में नियोजित है तो ऐसे महिलाओं को, ठीक है, ये
आपके पोषाहार सहायता जो है उपलब्ध नहीं कराते हैं, जो आयकर दाता है ऐसे महिलाओं को उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक, तो पोषाहार मानक जो है, एक में हम लोग अनुसूची एक में क्या पढ़े कि अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार और सामान्य परिवारों को कितना राशन सामग्री प्रदान किया जाता है, और अनुसूची 2 में हम लोग पढ़ते हैं पोषाहार मानक। ठीक है, पूरक पोषण आहार कहते हैं, जो वो लोग डेली यूजेस में वो लोग जो ग्रहण करते हैं उसके बाद भी उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो पूरा नहीं होता है तो कितना उसको पोषाहार सहायता जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा, वो अनुसूची 2 में बताया गया है। तो अनुसूची 2 में क्या बताया गया है कि आपके निर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा करने हेतु गर्भावस्था के दौरान, और दूसरा बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक, क्योंकि सीधा सा मतलब ये है ना कि 6 महीने तक महिला जो है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराती है। स्तनपान कराने के अलावा बच्चों को पूरक पोषण आहार नहीं दे सकते हैं। 6 महीने के बाद बच्चों को स्तनपान के साथ साथ पूरक पोषण आहार जो है वो दिया जाता है। तो जन्म के 6 माह पश्चात तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन यहाँ पर उन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा मातृत्व लाभ दिया जाता है, ऐसी रीति और शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जाता है जैसा कि योजना में विहित किया जाए। जैसा जैसा योजना करते जाएंगे, योजना का विस्तार करते जाएंगे, तो वहाँ पर मातृत्व लाभ ये सब भी प्रदान जो है वो किए जाएंगे। तो धारा 3 अंत्योदय परिवारों के बारे में बताया गया है। धारा 4 क्या कहता है कि आपके गर्भवती माता और शिशुवती माताओं को पोषाहार सहायता के बारे में बताता है। तो अब आता है आपके धारा 5। तो धारा 5 क्या है? बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। अभी हम लोग 4 में पढ़े शिशुवती माता और गर्भवती माता के बारे में, गर्भवती महिलाएं, ठीक, और शिशुवती माताएं, तो उसके बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। तो धारा 14 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए 14 वर्ष के आयु तक के प्रत्येक बच्चों को, कितने साल तक के? 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को पोषक आहार सहायता जो है, पूरक पोषण आहार जो है वो प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कैसे कैसे पात्रता है? तो पहला जो है वो 6 माह से लेकर के 6 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों की दशा में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होते हैं उसको आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरक पोषण आहार जो है प्रदान किया जाता है। ठीक ठीक, यहाँ पर है। तो आयु के अनुसार दिया जाता है यहाँ पर पूरक पोषण आहार, निःशुल्क भोजन, ताकि अनुसूची 2 में जो पोषाहार मानक है उसकी पूर्ति हो सके। उसके बाद है 6 माह के पश्चात, ठीक है, मतलब ये है कि 6 माह तक जितने भी बच्चे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करना है। तो स्तनपान को बढ़ावा देने का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है कि माताओं को 6 महीने तक बच्चों को केवल स्तनपान कराना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के समूह के प्रत्येक बच्चों में, कौन से बच्चे? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की दशा में सरकार, ठीक है, अब यहाँ पर भारत सरकार भी हो सकता है, राज्य सरकार भी हो सकता है, या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक अनुसूची 2 में यथा निर्दिष्ट पोषाहार मानक की पूर्ति हेतु विद्यालय के अवकाश दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह है। तो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, तो सरकार जो है या सरकार से सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर दोपहर में मध्याह्न भोजन का प्रावधान जो है वो किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आपके अनुसूची 2 में जो पोषाहार मानक है, तो उस पोषाहार मानक की पूर्ति जो है हो सके, इसी कारण से मध्याह्न भोजन का प्राप्तता जो है या प्रावधान जो है वो किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर उपधारा 1 में क्या है कि प्रत्येक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता के लिए सुविधाएं होंगी। तो ये तो बकायदा भोजन पकाने के लिए आंगनबाड़ी में विद्यालय में शेड वगैरह बनाए गए हैं, पेयजल के लिए बोरिंग वगैरह की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है, और स्वच्छता का विशेष ध्यान जो है यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, चलिए धारा 6 क्या कहता है? छात्रावासों तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। छात्रावासा तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता। तो धारा
14 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जितने भी छात्रावास है या आश्रम है, तो आश्रम हम लोग पढ़े कि सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त ऐसा कोई विद्यालय जहाँ पर बच्चे रह करके पढ़ाई करते हो, छात्रावास भी है। तो प्रत्येक छात्र ऐसे खाद्य पदार्थों की ऐसी मात्राओं में तथा ऐसी दरों पर जैसा विहित किया जाए प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, छात्रावास वाले जितने भी है, छात्रावास है, आश्रम में रहने वाले बच्चों को बाकायदा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही उन केंद्रों में चावल दाल वगैरह जो है वो सब वितरित किए जाते हैं। ठीक, और 7 बोलता है धारा, बच्चों में कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन। ये इंपॉर्टेंट है। कुपोषित बच्चे कोई काम के नहीं होते हैं, उसका जो प्रोडक्टिविटी होता है पूरी तरह से जीरो होता है, कि बहुत कम होता है, जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत कम होता है। तो बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं उसको भी पोषाहार सहायता जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो पोषाहार सहायता के लिए अनुसूची 2 है। तो अनुसूची 2 में जितने भी मानक बने हुए हैं, पोषाहार मानक बने हुए हैं, तो उसको स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण से ग्रस्त बालकों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क उपलब्ध भोजन कराएगा। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी जो है सुपोषण मित्रों के माध्यम से, सुपोषण है ना, ये मित्र है। ठीक, तो सुपोषण मित्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग जो है ऐसे गंभीर कुपोषित बच्चों को देखती है और उसको आंगनबाड़ी केंद्रों तक लाने का काम करती है, ताकि उसको अनुसूची 2 में जो पोषाहार मानक है उसको प्रदान किया जा सके और उसके जो कुपोषण है उसको दूर किया जा सके। ठीक, अध्याय 3 है। तो अध्याय 3 क्या कहता है? विशेष समूहों के लिए पात्रता। अभी तक हम लोग 7 धाराएं जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद है विशेष समूहों के लिए पात्रता। तो विशेष समूह कौन सा है? तो यहाँ पर दिया हुआ है भी विशेष समूह कौन कौन लोग होंगे। तो सबसे पहला है निराश्रित व्यक्ति। ठीक है, कि कौन कौन से व्यक्ति जो है जिसको हम लोग विशेष समूह कहते हैं। तो पहला कौन सा है आपके? निराश्रित व्यक्ति। तो निराश्रित व्यक्ति को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहाँ पर बोला है निराश्रित व्यक्तियों को योजना के अनुसार, जैसा इस अधिनियम के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाए या नीति बनाए, तो वहाँ पर प्रतिदिन निःशुल्क भोजन हेतु पात्र होंगे निःशुल्क आपके निराश्रित व्यक्ति। दूसरा है आवासहीन व्यक्ति, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। तो जितने भी आवासहीन व्यक्ति होता है उसके लिए भी प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने जाने का प्रावधान किया गया है यहाँ पर आवासीय व्यक्ति के लिए भी। प्रवासी व्यक्ति, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है आपके किसानी करने के बाद, धान कटाई और मिंजाई करने के बाद गांव में काम करने के लिए तो भाई कुछ होता नहीं है, तो वो लोग क्या कर जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं। तो प्रवास करने के दौरान उसको किस प्रकार से खाद्यान्न सहायता जो है उपलब्ध कराया जाएगा, इसका भी प्रावधान जो है इस छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में किया गया है। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने पढ़ा निराश्रित व्यक्ति, दूसरा है आवासीय व्यक्ति, तीसरा कौन सा है? प्रवासी व्यक्ति। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसे परिवार जो वर्तमान में किसी स्थान पर निवास कर रहे हो, इस अधिनियम के अधीन वो भी दावा कर सकता है, अगर वो राज्य के भीतर ही है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर ही है, तो वो दावा कर सकता है कि मैं भाई छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिस गांव में मैं रहता हूं वहां पर मैं आता हूं, तो आप जो है, मैं एक्चुअल में मैं छत्तीसगढ़ में हूं, तो आप मुझे खाद्य सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। तो ऐसा यह दावा जो है वो इस अधिनियम के प्रावधान को लागू किए जाने के बाद कर सकते हैं। तो हम लोग अभी 3 पढ़े विशेष समूह में। ठीक है, आपके धारा 8 में। ठीक, तो खंड का ख ग के अधीन पात्रताएं केवल तभी लागू होंगी जब वे राज्य सरकार अधिसूचित कर दिया जाए। तो एक हम लोगों ने पढ़ा निराश्रित व्यक्ति। ठीक है, दूसरा पढ़ा आवासहीन व्यक्ति, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है प्रवासी। तो इसके लिए निःशुल्क भोजन का व्यवस्था जो है तब किया जाएगा जब राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित करेंगे तब। ठीक है, और जाहिर सी बात है इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर ही, कितने वर्ष के भीतर ही? 1 वर्ष की अवधि के भीतर ही इन
पात्रताओं की अधिसूचना जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो धारा 9 क्या कहता है? आपात एवं आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपात एवं आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब कभी भी आपात की स्थिति निर्मित हो जाती है तो और इससे जितने भी प्रभावित परिवार होते हैं उसको योजना के अनुसार जैसे नीति नियम लागू किए जाए 3 माह की अवधि के लिए। कितने माह की अवधि के लिए? 3 माह की अवधि के लिए प्रतिदिन 2 समय का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। जब कभी भी आपदा आ जाता है तो राज्य सरकार जो है नियम के अनुसार 3 माह का भोजन जो है प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिदिन 2 समय का, कितने समय का? 2 समय का भोजन जो निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ये प्रावधान जो है इस अधिनियम में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 क्या है? भूख की दशा में तत्काल राहत। ठीक है, भूख की दशा में तत्काल राहत। तो धारा 10 क्या कहता है? भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका। ये एक इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार जो है भूख से पीड़ित या भूख के सदृश दशाओं में रह रहे हैं, राज्य सरकार जो है भूख से पीड़ित या भूख के सदृश दशाओं में रह रहे सभी व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन सा? सभी व्यक्तियों, परिवारों, समूहों या समुदायों, यदि कोई हो तो निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए मार्गदर्शिका तैयार करेगी। भूख से पीड़ित है उस दशा की बात हम कर रहे हैं। और उसी प्रकार आपके धारा 11 है। तो धारा 11 में क्या है? भूख की दशा में राहत प्रदान करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूख की दशा में राहत प्रदान करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व। तो जाहिर सी बात है आपके धारा 10 में है ना, भूख की दशा में रह रहे जो व्यक्ति है उसके लिए राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका है। तो वहां पर जितने भी स्थानीय निकाय हैं, अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसको अधिसूचित करेगा कि ये व्यक्ति जो है भूख की दशा में रह रहा है और उसको जो है स्थानीय निकायों के माध्यम से राहत सामग्री जो है प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे परिवारों है ना, समूहों या समुदाय यदि कोई हो कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे तो सरकार जो है प्रावधान करती है। उसके बाद है धारा 12। तो भूख से तत्काल राहत, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, भूख से तत्काल राहत। तो धारा 14 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए धारा 11 के अधीन पहचान किए गए सभी व्यक्ति, ठीक है, जिसमें आपके परिवारों, समूहों, समुदायों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो भूख से तत्काल राहत जब मिलेगा, राज्य सरकार जो है वो स्थानीय निकाय के माध्यम से जब इन भूख से पीड़ित व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा तो किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाएगा? तो पहचान किए गए तारीख से 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक, जैसा कि नियम बताया जाए, प्रतिदिन 2 समय का निःशुल्क भोजन जो उपलब्ध कराया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, भूख के दशा में रह रहे व्यक्ति को क्या किया जाएगा? 6 माह तक प्रतिदिन 2 समय का भोजन जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और आपदा में हम लोग पढ़े हैं कि 3 महीने तक, कितने महीने तक? 3 महीने तक 2 टाइम का भोजन जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और कोई अन्य राहत जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो वो भी ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रावधान जो है इसमें किया गया है। अध्याय 5। अध्याय 5 क्या कहता है? राज्य सरकार की योजनाएं। तो हम लोगों ने अभी तक धारा 4 पढ़ा, 5, 6, 7, 8 और 9 पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, तो धारा 4 के अध्याय 4 के अधीन आने वाली पात्रताएं, ठीक है, अभी हम लोग उसके बाद 10, 11 और 12 पढ़ा हम लोग, जो भूख की दशा में राहत प्रदान करने के लिए, भूख से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए जो अध्याय 4 है हम उसको पढ़े। तो यहाँ पर जितने भी पात्रता है, उन कौन व्यक्ति पात्र होगा, कौन व्यक्ति अपात्र होगा, इसके लिए बकायदा राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करेगी।
क्या जारी करेगी? अधिसूचना जारी करेगी। और अधिसूचना जारी करके ही ऐसे जो परिवार है या ऐसे जो समूह है, वर्ग है, उसको क्या उपलब्ध कराया जाएगा? सहायता जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर है क्या क्या लिखा है, तो धारा 4 में क्या बताया गया है कि जितने भी आपके गर्भवती महिला है और शिशुवती माता है उसको निःशुल्क भोजन जो है उपलब्ध कराने के लिए योजना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? राज्य सरकार की योजनाएं जो है इस प्रकार से है। तो राज्य सरकार की बहुत सारी योजना है, यहाँ पर गर्भवती माता और शिशुवती माताओं को आपके पूरक पोषण आहार जो है उपलब्ध कराया जाता है। एक इसमें है आपके महतारी जतन योजना, ये है जहाँ पर आपकी गर्भवती महिला है जो एनीमिया से पीड़ित है, ऐसे महिलाओं को पूरक पोषण आहार जो है वो उपलब्ध कराया जाता है आंगनबाड़ी के भवन के माध्यम, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। उसके बाद धारा 5 की उपधारा, तो धारा 5 की उपधारा के अंतर्गत क्या है? जितने भी बच्चे हैं उसको स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना है। तो आंगनबाड़ी के अंतर्गत इन लोगों को भोजन तो उपलब्ध कराते ही हैं। उसके बाद कक्षा 8वीं तक के छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की योजना है। तो यहाँ पर आपके 8वीं तक के जितने भी बच्चे हैं, पहली कक्षा से लेकर के आपके 8वीं कक्षा तक मध्याह्न भोजन योजना चल रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ये चल रहा है, तो इसके माध्यम से उसको उपलब्ध कराया जाता है। धारा 6, ठीक है, तो धारा 6 के अंतर्गत है, धारा 6 के अंतर्गत क्या है? तो धारा 6 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छात्रों को खाद्य सामग्री प्रदान करने हेतु योजना। धारा 7 के अंतर्गत क्या है? कुपोषित बच्चों को भोजन प्रदान करने हेतु योजना। और आपके अध्याय 8 में आपके 4 है, ठीक है, तो निराश्रित व्यक्ति है, आवासहीन व्यक्ति है, उसको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये लिखा है ना, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों को स्थापित किए जाने की योजना है। तो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र में मात्र 5 रुपये में जो भूख से पीड़ित व्यक्ति है उसको निःशुल्क, निःशुल्क तो नहीं है, 5 रुपये लगता ही है, तो 5 रुपये में भरपेट भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर आपके दाल चावल और सब्जी जो है इसको दिए जाते हैं, और इसके लिए बाकायदा चावल जो है इस अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों के लिए आपके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही प्रदान किए जाते हैं। धारा 9 के अंतर्गत जितने भी आपात और आपदा से प्रभावित व्यक्ति है उसको निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, कितने महीने तक का बोला हूं मैं आपको? 3 माह तक, है ना, दोनों समय का, ठीक, और निःशुल्क भोजन जो है उपलब्ध कराते हैं। और उसके बाद है आपके पहचान किए गए व्यक्ति, निराश्रित व्यक्ति है, आवासहीन व्यक्ति है को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय निकायों द्वारा संधारित किए जाने वाले खाद्यान्न हेतु सुरक्षित भंडार किए जाने हेतु योजना, जैसे कि इस योजना में वे निर्दिष्ट किए जाए। ठीक है, तो ये राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 6 माह के भीतर, कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर ये जितने भी योजना है सबको क्या करेगी? अधिसूचित करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके, ठीक है, ये आपके धारा 13 में है ना क्या बोला है कि पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो कितने महीने के भीतर करेगा? मात्र 6 महीने के भीतर जो है इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी। ठीक है, जिस दिन ये अधिनियम लागू हुआ उस दिन से लेकर के 6 महीने के भीतर में। चलिए आगे देखते हैं अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 में क्या है? राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व है। तो क्या बताया गया धारा 14 में? राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व। तो इस अधिनियम के अधीन जितने भी पात्र परिवार है या कोई भी परिवार है जो इस अधिनियम के अधीन या संसद के द्वारा निर्मित कोई भी कानून है, तो ऐसी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लोग वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पात्र परिवारों के रूप में विनिर्दिष्ट कोई परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इस निमित्त संसद द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ऐसे खाद्य पदार्थ ऐसे मूल्य पर जो भी कम हो प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर आपको बताया गया है कि जो भी कम मूल्य पर जितने भी पात्र परिवार है उसको रियायती मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकार जो है वो होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, बाकी चीजें उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 7 क्या कहता है, तो धारा 15 क्या कहता है, अंत्योदय परिवारों, है ना, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान करना। तो यहाँ पर लिखा है धारा 15 में कि परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में मार्गदर्शिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति। यह एक इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर हमको पता चलेगा कि कौन परिवार जो है पात्र है, कौन परिवार अपात्र है। राशन कार्ड जो है वो किसके नाम पर बनेगा, तो उपधारा 3 है ना, इस अधिनियम के उपधारा 3 और उपधारा 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार जो है समय समय पर, ठीक है, एक बार में पूरा पात्र परिवार बता दिए कि राज्य सरकार नहीं है, अधिनियम के माध्यम से यह सूचित करते रहते हैं कि क्या है कैसा है। तो यहाँ पर कौन अंत्योदय परिवार में आएगा, प्राथमिकता वाले परिवार में कौन आएंगे, ठीक है, और सामान्य परिवार में कौन आएंगे, इसकी पहचान करने के लिए बकायदा मार्गदर्शिका जारी करेगी। और ये मार्गदर्शिका कैसी होगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि धारा 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उपधारा 4 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार समय समय पर इस अधिनियम के अधीन उनकी पात्रता के उद्देश्य से विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान हेतु मार्गदर्शिका तैयार करेगी और ऐसी मार्गदर्शिका को राजपत्र में अधिसूचित करेगी। तो किसके लिए, विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के लिए मार्गदर्शिका बनाएंगे और ऐसे मार्गदर्शिका को राजपत्र में प्रकाशित करेंगे। परंतु विशेष कमजोर सामाजिक समूह में निम्नलिखित परिवार निर्दिष्ट होंगे। यह है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजातीय समूह के समस्त परिवार, स्पष्ट लिखा हुआ ना, विशेष कमजोर जनजातीय समूह के समस्त परिवार, ये चीज लिखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। वैसे तो सभी जनजातियों को खाद्यान्न सामग्री जो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति जो हमारे छत्तीसगढ़ में है वो कौन कौन सा है। एक है आपके कमार, ठीक है, बैगा, बिरहोर, अब्बू झमाड़िया, और पहाड़ी कोरवा। उसके अलावा राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समतुल्य माना है। वो कौन कौन सा है, एक है पंडो और एक है भुंजिया, ठीक है, ये 2 है। तो इस प्रकार से जो 7 है, 7 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसको निःशुल्क जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन लोगों के लिए विशेष सहायता जो है वो राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। अब यहाँ पर हमको पता चलेगा क्या है कैसा है। देखिए, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों को बता दिया कि विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार। दूसरा कि ये जो राशन कार्ड है ना, वो किसके नाम पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर यह हमको पता चल रहा है कि समस्त परिवार जिनके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला हो। एक हमको पता चलता है कि समस्त परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला हो, ऐसे परिवार जिसके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, ऐसे परिवार जिसके मुखिया एक निःशक्त व्यक्ति हो। तो हम निःशक्त व्यक्ति की जगह में अब जो है दिव्यांग व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दिव्यांग व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जहां जहां पर आप लोग निःशक्त व्यक्ति आप लोग पढ़ रहे होंगे वहां पर आप लोग दिव्यांग कर देना, क्योंकि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में निःशक्त के स्थान पर अब दिव्यांग व्यक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब उसके बाद क्या लिखा है, समस्त परिवार जिसके मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। ये लिखा है कि ऐसा समस्त परिवार जिसके मुखिया 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जिसके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है।
ऐसे समस्त परिवार जिसके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ विमुक्त बंधुआ मजदूर का, कि ऐसे मजदूर जिसको अभी अभी बंधुआ मजदूरी से छुड़ा करके लाए हैं। ठीक है, जनरली हमको देखने को मिलता है ईंट भट्ठों वगैरह में हमको देखने को मिलता है, वहाँ पर बंधुआ मजदूरी कराते हैं। तो बंधुआ मजदूरी मतलब क्या होता है, तो जो मालिक होता है उसके अधिकार क्षेत्र में रह करके ये मजदूर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, इसको बहुत कम पैसा जो है उसको मजदूरी जो है वो दिया जाता है और बहुत ही दयनीय स्थिति में रहने पर मजबूर किया जाता है। तो ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को हम लोग बंधुआ मजदूर की श्रेणी में रखते हैं। परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि विहित किया जाए, ये विहित किया जाए मतलब क्या है कि अधिसूचना के द्वारा ये जानकारी जो है वो सबको प्रदान किया जाएगा कि कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, चलिए 15 की उपधारा 3 देख लेते हैं। उपधारा 3 में क्या है, किसको किसको पात्र मिलेगा, कौन कौन जो है इस अधिनियम के अधीन पात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए अभी कि ऐसे परिवार जिसके विशेष कमजोर सामाजिक समूह जनजाति परिवार जो है वो पात्र श्रेणी में आएगा। ऐसे परिवार जिसमें एकाकी महिला है या विधवा है। ऐसे परिवार जिसका मुखिया जो है वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ऐसे परिवार जिसके मुखिया जो है वो दिव्यांग व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसे परिवारों को हम लोग क्या है पात्र परिवारों के श्रेणी में लाते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से परिवार जो है वो पात्र परिवारों के श्रेणी में आएंगे या फिर प्राथमिकता वाले परिवार निर्दिष्ट होंगे। ऊपर वाले हम लोगों ने पढ़ा है अंत्योदय के लिए और यहाँ पर है आपके प्राथमिकता वाले परिवार, प्राइमरी हाउस होल्ड जो है वो कौन कौन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना और उसकी अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार, ठीक है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उसकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पात्र होंगे। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार। क्या लिखा है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार। इसके लिए सरकार ने योजना जारी किया हुआ है। ठीक है, उस योजना क्या है आप लोग देखिएगा, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स और आपके कौन सा है आपके स्मॉल फार्मर्स। तो हम लोग यहाँ पर सीमांत किसान हम किसे कहते हैं, सीमांत किसान हम किसे कहते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन हो। जिसके पास कितने से हेक्टेयर से कम की जमीन हो, 1 हेक्टेयर से कम की जमीन हो, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। स्मॉल फार्मर ये लघु कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो। ठीक है, 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर की जमीन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु कृषक कहते हैं। तो वैसे 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.5 एकड़, राउंड फिगर में देखते हो तो, और वैसे होता है 2.47 एकड़। और अगर इसको हम राउंड फिगर में देखेंगे तो 2.5 एकड़। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 एकड़ में रहता है 100 डिसमिल। तो ये भी आप लोग यहाँ पर तो काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके जीएस में पूछ देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है। तो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स ये है आपके 2। उसके बाद समस्त परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार, समस्त परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या बोलता है कि समस्त परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग वगैरह सब बनाते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे परिवार जो होंगे और ये लोग अगर श्रमिक के रूप में पंजीकृत है तो ऐसे परिवार जो है वो प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो इन लोगों को पहले जो है खाद्यान्न सहायता सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये प्रावधान हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, लघु सीमांत कृषक के समस्त परिवार, आगे हम लोग देखेंगे और अपवर्जित परिवार में कौन कौन आएंगे। समस्त परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार,
हो और उसके बाद समस्त परिवार जिसके मुखिया जो है भवन या बिल्डिंग बनाने के कामों में लगे हुए हैं और जो श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, ऐसे परिवारों को हम लोग जो है प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है। धारा 15 की उपधारा 4, तो धारा 15 की उपधारा 4 तो याद रखे रहना, धारा 15 जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो धारा 14 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उपधारा 2 और उपधारा 3 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्रताओं के संबंध में परिवारों के अपवर्जन का मानदंड समय समय पर विहित कर सकेगी। ठीक है। तो अंत्योदय परिवार में कौन आएगा, प्राथमिकता वाले परिवार में कौन आएगा, सामान्य परिवार में कौन आएगा, अब अपवर्जित परिवार में कौन आएगा, ये सब कैसे होगा, ये सब राज्य सरकार जो है धारा 15 की उपधारा 4 में समय समय पर क्या करेगा, अधिसूचना के माध्यम से जानकारी देगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित श्रेणियों के सभी परिवार अपवर्जित परिवारों के रूप में निर्दिष्ट होंगे। तो क्या लिखा है, समस्त ऐसे परिवार जिसके मुखिया या परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई परिवार का मुखिया जो है या परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में आता है तो ऐसे परिवारों को अपवर्जित परिवारों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा कि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि है। याद रखे रहना, गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि है या 8 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है, असिंचित भूमि है, तो ऐसे परिवार जो है अपवर्जित परिवार के श्रेणी में आएंगे। उसके बाद क्या है कि ऐसे परिवार जो नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसके पास में पक्का मकान हो, पक्का मकान मतलब जिसका छत जो है वो कंक्रीट से बना हो। ठीक है। पक्का मकान की श्रेणी में हम किसे लाते हैं, जिसका छत जो है वो कंक्रीट से बना हो, तो ऐसे मकानों को हम लोग पक्का मकान कहते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जिसके पास में पक्का मकान है और वो जो घर है वो 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का है। एक चीज है कि अगर शहरी क्षेत्रों में है तो कितना 1000 वर्ग फीट, 1000 वर्ग फीट। ठीक है। ठीक है। तो इसका है या स्थानीय निकाय के प्रचलित नियमों के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान का दायी हो। अगर वो स्थानीय निकायों के नियम के अनुसार अगर वो संपत्ति कर का भुगतान कर रहा है तो भी वो किसमें आएगा, अपवर्जित परिवारों के अंतर्गत आएगा। और समय समय पर जो भी मानदंड जो है यहाँ पर किए जाएंगे वो सब क्या होगा, अपवर्जित परिवारों के अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए बाकायदा जो है राज्य सरकार समय समय पर मार्गदर्शिका जारी करती है। ठीक है। तब हमको पता चलता है कि कौन से परिवार जो है वो प्राथमिकता वाले परिवार के अंतर्गत आएगा और कौन से परिवार जो है वो अपवर्जित परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोगों ने प्राथमिकता वाले परिवार पढ़ लिए, यहाँ पर अपवर्जित परिवार हम लोग पढ़ लिए। तो अपवर्जित परिवार में कौन है, ऐसे परिवार जिसके मुखिया आयकर दाता हो या उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता हो। गैर अधिसूचित क्षेत्रों में जिसके पास 4 हेक्टेयर से अधिक है ना सिंचित भूमि हो या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि हो, और जो नगरीय क्षेत्रों में रहता है जिसके पास में पक्का मकान हो और वो पक्का मकान जो है 1000 वर्ग फीट से अधिक का हो और नगरीय निकाय के किसी नियम के अनुसार वो संपत्ति कर का भुगतान करता हो, तो ऐसे परिवार क्या होगा, अपवर्जित परिवार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उसके बाद धारा 5 उपधारा 1 क्या कहता है, ये 15 का उपधारा 5 है, 15 का उपधारा 5 है। तो उपधारा 5 में क्या करता है कि मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार समय समय पर अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों और विशेष कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान करेगी। यह समय समय पर, और पहचान करने के साथ साथ राज्य पत्र में अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित करेगी। ये जो है इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। परंतु जितने भी कमजोर सामाजिक समूहों के समस्त परिवार हैं, कमजोर सामाजिक समूह, ठीक है, जिसमें आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग आते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं। तो कमजोर सामाजिक समूह, आर्थिक रूप से समूह, तो हम लोग जो अपवर्जित परिवार पढ़े उधर ऊपर में हम लोग जितने भी प्रावधान पढ़े तो सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसके पास में
बीपीएल है ना, या राशन कार्ड जो है वो नहीं होगा, उसके पास में भी राशन कार्ड है, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तब की बात है। अदरवाइज वो क्या होगा, अपवर्जित परिवार के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो सामाजिक समूह है जनरली जिसके पास में होता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है ना। तो ये सब क्राइटेरिया कहाँ पर है, SECC, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 में, ठीक है। सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस 2011, ये पूरा का पूरा जो डाटा है यहाँ पर दिया हुआ है, और इसी के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार जो है पात्र परिवार और अपवर्जित परिवारों के लिए योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद है आपके धारा 16। तो धारा 16 क्या है, अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार तथा सामान्य परिवारों की सूची का सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी अंत्योदय परिवार होते हैं, आपके प्राथमिकता वाले परिवार होते हैं, सामान्य परिवार होते हैं, इसको जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत जब कभी जाओगे आप लोग तो ग्राम पंचायत के भवन में, ठीक है, जहाँ पर आप आसानी के साथ में देख सको, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये लिखा हुआ ये अंत्योदय परिवार के इतने अंतर्गत आते हैं, प्राथमिकता परिवार में इतने परिवार आते हैं, सामान्य परिवार में इतने परिवार आते हैं, और सभी घर में पेंट से एक तरह से लिख दिया जाता है कि ये फलाना राम या फलानीन बाई, जो भी जैसा भी हो, ठीक है, अंत्योदय परिवार है ना, इतने सदस्य, इतना किलो चावल है ना, ये सब की पात्रता जो है वहाँ पर दीवारों में लिखा रहता है।